बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक कमांड्स की आखिरी चंद वीडियोस की तरफ अब हम जा रहे हैं। आखिरी एक या दो ये बनेंगी वीडियोस इंशाल्लाह कमांड से रिलेटेड, बेसिक कमांड से रिलेटेड। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी IF कॉन्फ़िग और RPM वगैरह बेसिक में तो नहीं आता है या नहीं आता, लेकिन बहरहाल ये सिस्टम के बेसिक यूजेज के लिए तो ज़ाहिर इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनको बेसिक ही की मैंने कैटेगरी में डाला है। ओके, कहाँ थे हम? ये जो कमांड्स है ना, ओके लेट मी रीफ्रेज। ये जो IF कॉन्फ़िग, राउट और नेट स्टैट और पिंग डिग, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये नेटवर्किंग से रिलेटेड कमांड्स हैं। आपके सिस्टम अगर नेटवर्क के ऊपर है तो फिर इन कमांड्स का फ़ायदा है इस काम के लिए। तो जाहिर है कि आजकल तकरीबन तमाम कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इन कमांड्स का जानना ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल ये कि आपके कंप्यूटर का IP क्या है। जैसे ही नेटवर्क की बारी आती है और फाइल शेयरिंग, कॉपी या कुछ भी बात ऐसी आती है, तो पहला सवाल कोई शख्स भी करता है वो ये कि आपका IP क्या है। IP पता चलाने के लिए आपके पास कमांड है IF कॉन्फ़िग। विंडोज़ में IP कॉन्फ़िग है, लिनक्स में IF कॉन्फ़िग है। क्योंकि IF कॉन्फ़िग से मुराद ये इंटरफेस कॉन्फ़िग, इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन। ईथरनेट 0 IF कॉन्फ़िग लिख के जब आप एंटर करेंगे एक आम कंप्यूटर के ऊपर आपको ईथरनेट 0 और लूप बैक LO ये दो नज़र आएंगे, सिर्फ इतनी आउटपुट नज़र आएगी। ये नीचे वर्चुअल ब्रिज 0 पॉसिबिलिटी है कि ना नज़र आए। WLAN 0 उस वक्त नज़र आएगा जब आपके कंप्यूटर में वायरलेस नेटवर्क कार्ड हो और वो कॉन्फ़िगर्ड भी हो लिनक्स पे, उस वक्त ये चीज़ नज़र आएगी। तो हम अभी अपनी डिस्कशन जो है वो यहाँ तक महदूद रखते हैं। IF कॉन्फ़िग लिख के जब आप एंटर करते हैं एक आम यूज़र के तौर पे भी, तो ये आउटपुट आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे याद रहे कि ये फिडोरा 14 में मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि IF कॉन्फ़िग एक नॉर्मल यूज़र के तौर पे भी काम कर रहा है, वरना ये काम नहीं करता और आपको रूट यूज़र से काम करना पड़ता है। तो इस वक्त हम रूट यूज़र से ही काम करना शुरू कर देते हैं ताकि हमें टाइम बचे। तो IF कॉन्फ़िग एक दफ़ा फिर देख लें। IF कॉन्फ़िग की कमांड से आपको पता चलता है आपका IP। अब ये इतनी बड़ी आउटपुट में कहाँ लिखा है मेरा IP? सबसे पहले तो ये कि ये इंटरफेसेस के नाम क्या है। LO आपका लूप बैक इंटरफेस है जिसका IP है, ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ है iNet एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस 192.168 ये आपका ईथरनेट 0 आपका फर्स्ट नेटवर्क कार्ड है। ETH 0 लिनक्स में ETH 0 होगा फर्स्ट नेटवर्क कार्ड। उसके बारे में डिटेल आ रही है कि उसकी लिंक इनकैप्सुलेशन ईथरनेट है, यानी ईथरनेट पे कनेक्टेड है, टोकन रिंग पे नहीं है और किसी और नेटवर्क पे नहीं है, बल्कि ईथरनेट नेटवर्क पे है। और उसका हार्डवेयर एड्रेस आगे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मैक एड्रेस है जो हर नेटवर्क कार्ड का दुनिया में यूनिक होता है। इसके नीचे iNet एड्रेस है जो इसका एक्चुअली IP एड्रेस है, वो है 192.168.1.5। आगे की इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। एक मास्क ज़रूर आप जो याद रख सकते हैं अपना, कि आपका नेटवर्क मास्क क्या है, 255.255.255.0। ये कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपसे पूछ सकता है कि आपका नेटवर्क मास्क सही सेट है या नहीं, इन केस अगर आपकी ब्राउजिंग नहीं हो रही। मेन चीज़ है आपका IP एड्रेस, और वो आप ये फिर देख लें कि आपके नेटवर्क के कार्ड के नाम के सामने सेकंड लाइन में मौजूद होता है। अगर आप IP वर्जन 6 पे चल रहे हैं तो उसमें आपका IP एड्रेस फिर ये नज़र आ रहा है यहाँ तक। उसके नीचे इंफॉर्मेशन है कि आपके पैकेट्स के ये लिंक अप है मुख्तलिफ, और इसकी मुख्तलिफ स्टेटस फ्लैग्स सेट हैं। और MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है, 1500 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसको 9000 तक ले जा सकते हैं, लेकिन आम हालात में नहीं। RX इज़ रिसीव पैकेट्स, और अगर उन पैकेट्स में कोई एरर्स आए, रिसीविंग में कोई पैकेट ड्रॉप हो गए रिसीवल के दौरान, कुछ ओवररन हो गए या फ्रेम एरर्स आ गए, तो वो यहाँ पे बताएगा। ट्रांसमिटेड पैकेट्स कितने हुए अभी तक, उनमें कोई एरर्स आए या ड्रॉप्स या ओवररन्स या कैरियर एरर्स हैं तो वो बताएगा। अगर कुछ कोलिजन्स हुई हैं और ट्रांसमिशन की क्यू लेंथ कितनी है वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताएगा।
रिसीव बाइट्स में और ट्रांसमिट बाइट्स में आपको बता रहा है कि इतना डेटा अभी तक ये सेंड और रिसीव इन टोटल कर चुका है, और ये कार्ड इंटरप्ट 42 पे सिस्टम के साथ हार्डवेयर पे कनेक्टेड है। नीचे लूप बैक एड्रेस है, वो हमेशा 127.0.0.1 होता है और हमेशा अप ही होता है, राइट। और इसको अमूमन देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है। ये हमेशा मौजूद होना चाहिए और हमेशा इसको अप भी होना चाहिए। अगर ये मौजूद नहीं होगा और अप नहीं होगा तो सिस्टम की काफ़ी सारी यूटिलिटीज़, काफ़ी सारी सर्विसेज काम नहीं करेंगी, क्योंकि लूप बैक के ऊपर सिस्टम अपना कुछ कम्युनिकेशन कर रहा होता है, और वो इस चीज़ से जाहिर है, रिसीव बाइट्स एंड ट्रांसमिटेड बाइट्स, उससे ही नज़र आ रहा है कि काफ़ी डेटा इसने सेंड रिसीव किया है। अच्छा, इससे नीचे की चीज़ें फ़िलहाल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आप IF कॉन्फ़िग सिर्फ ईथरनेट 0 लिख के भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपका IP क्या है, तो सिर्फ ईथरनेट 0 की इंफॉर्मेशन देगा। ऑल राइट, ये हो गया IF कॉन्फ़िग। इसके ज़रिए आप मैनुअली IP सेट कर सकते हैं, जैसे IF कॉन्फ़िग ईथरनेट 0 और IP एड्रेस लिख लें 192.168.1.13 लिख लें, नेट मास्क 255.255.255.0 और इसको अप भी कर दें साथ ही। ये काम आप कर सकते हैं इस कमांड से, लेकिन मैं इस वक्त नहीं कर रहा, सिर्फ दिखाना मकसद था, ठीक है। इसी तरह आप लिख सकते हैं IF कॉन्फ़िग ईथरनेट 0 अप या ईथरनेट 0 डाउन, इससे ये नेटवर्क अप और डाउन भी होगा। अमूमन आप सिर्फ एक काम करेंगे, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट, जिससे आपकी ये IP एड्रेस और मुख्तलिफ और उससे रिलेटेड चीज़ें खुद ही स्टॉप होके स्टार्ट होके दोबारा कोशिश करेंगे कि वो सेट हो जाएं सही तरीके से। इस वक्त आपका IP ये है, किस्सा मुख्तसर। IF कॉन्फ़िग की कमांड से सादी बात ये, IP या तो आप सेट कर सकते हैं या देख सकते हैं, दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट कमांड है आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे देखने का जो तरीका है वो है राउट की कमांड, ठीक है। राउट की कमांड कैसे देखेंगे, राउट लिख के एंटर करेंगे अगर, तो आपको बताएगा कि ये राउटिंग टेबल ये है। ब्रिटिश इंग्लिश में रूट, अमेरिकन इंग्लिश में राउट। तो आपका रूटिंग टेबल ये है। रूटिंग टेबल के अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे पता चलेगा, ये है डिफ़ॉल्ट गेटवे, कि इस नेटवर्क में जिस पे मैं कनेक्टेड हूँ उस पे अगर मुझे किसी ऐसे कंप्यूटर पे पहुँचना है जो जैसे गूगल, याहू, WBit, तो उस तक पहुंचने के लिए, जो कि इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, उस तक पहुंचने के लिए मुझे किस कंप्यूटर से रब्ता करना है, वो कंप्यूटर है 192.168.1.1, जो बेसिकली यहाँ पे DSL मॉडेम है लगा हुआ इस मेरे घर के अंदर। उसको मैं आपको क्विकली दिखा सकता हूँ 192.168.1.1। तो ये आपके पास सऊदी टेलीकॉम का ये इंटरफेस आ गया उस मॉडेम का। सादी बात ये है कि राउट जो है वो आपको दिखाता है कि आपका डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल की क्या सिचुएशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। कुछ लोग राउट -n लिखते हैं, मुझ समेत राउट -n ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं कि ये नेम रेजोल्यूशन ना हो। तो इस तरह भी आउटपुट नज़र आ सकती है 000 दिस। और डिफ़ॉल्ट गेटवे की एक निशानी और भी है कि यहाँ फ्लैग्स के कॉलम में नीचे कहीं पे उसमें अप भी होगा और G फॉर गेटवे ये लफ्ज़ लिखा होगा या ये कैरेक्टर लिखा होगा। इसका मतलब ये कि इस पूरी आउटपुट अगर ये बहुत बड़ी हो तो G वाली लाइन देखें और वो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। इस लाइन को पढ़ने का तरीका ये है कि फॉर ऑल नेटवर्क्स, ओके, लेट मी रीफ्रेज। इस आउटपुट को पढ़ने का तरीका ये है कि अगर डेस्टिनेशन कोई भी ऐसा कंप्यूटर है जैसे 192.168.1.6 या 1.9, तो उस तक पहुंचने के लिए मेरे पास रास्ता है ईथरनेट 0, और मैं किसी भी तरीके से उस पर पहुंच सकता हूं क्योंकि वो मेरे लोकल लैन से कनेक्टेड है, और ये अप है इंटरफेस और गेटवे नहीं है। इसी तरह ये एक लिनक्स आजकल ये ऐड कर देता है एक और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, ये जो KVM है उसकी इंफॉर्मेशन है। अगर KVM सर्विस चल रही है 192.168.122.0 नेटवर्क है, अगर इस नेटवर्क के किसी कंप्यूटर तक पहुंचना है तो वो मैं पहुंचूंगा, मेरा एक इंटरफेस है वर्चुअल ब्रिज 0 जिसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा इस वक्त।
और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या ऑल नेटवर्क्स, इसको पढ़ते हैं ऑल नेटवर्क्स तक पहुंचने का रास्ता है 192.168.1.1, यानी जो ट्रैफिक ना इसके लिए है ना इसके लिए है, उसका रास्ता फिर 192.168.1.1 के थ्रू है, और ये डिफाइंड है एज अ गेटवे, और ये इसका रास्ता ईथरनेट 0 के थ्रू जाएगा, मेरे लैन के थ्रू निकल के फिर उस कंप्यूटर और उस कंप्यूटर से आगे जहाँ जाना है वो चला जाएगा। तो राउटिंग टेबल या रूटिंग टेबल देखने का तरीका ये है। रूट ऐड भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम वीडियोस कवर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि रूटिंग टेबल कैसे देखना है, तो वो आपने देख लिया। नेक्स्ट, नेट स्टैट ये बाद में करते हैं। पिंग पहले देख लें। पिंग सबसे बेसिक यूटिलिटी है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। जब भी अगर आप कंप्लेन करेंगे जी ब्राउजिंग नहीं हो रही, या आप खुद सोचते हैं यार कुछ चल नहीं रहा काम, नेट नहीं चल रहा, तो आप सबसे पहले पिंग करके देखें अपने किसी नेबरिंग कंप्यूटर को। मेरा एक नेबरिंग कंप्यूटर है 192.168.1.1। अब ये देखें, इससे बेहतर नेबरिंग कंप्यूटर क्या हो सकता है? जो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, बेसिकली आप हमेशा आपका कंप्यूटर इस काबिल होना चाहिए कि वो गेटवे को पिंग कर सके, राइट? तभी तो ब्राउजिंग होगी। गेटवे पिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर से लेके गेटवे कंप्यूटर तक कोई प्रॉब्लम है, या आपकी तार नेटवर्क की लैपटॉप की उतरी है, जो भी आपका कंप्यूटर है, या गेटवे पे तार उतरी हुई है, या बीच में स्विच ऑफ है जिस पे तारें कनेक्टेड हैं, उनमें तार ढीली है, या जो भी 100 रीज़न हो सकते हैं, या आपका आईपी सही कॉन्फ़िगर नहीं है, आपका इंटरफेस डाउन है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पिंग जो है, आप पैकेट इंटरनेट ग्रोपर और आईपी एड्रेस दें, और अगर ये जवाब आए ICMP रिप्लाई टाइम टू लिव इतना, और इतने टाइम में जवाब वापस आ गया, इसका मतलब ये है कि आपके इस कंप्यूटर से लेके जिस कंप्यूटर को पिंग किया वहाँ तक पाथ सही है। पिंग चलता रहेगा, विंडोज़ में 4 के बाद रुक जाता है, इसमें पिंग चलता रहेगा। इसको Ctrl+C से आपको रोकना होगा। कोई और कंप्यूटर अगर मेरे नेटवर्क में, उसको मैं पिंग करके देख सकता हूँ, वो भी पिंग हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और भी जो भी कंप्यूटर्स होंगे वो सब के सब पिंग हो सकते हैं। पिंग का काम सिर्फ इतना है। अगर मैं किसी ऐसे कंप्यूटर को पिंग करूं जो एग्जिस्ट नहीं करता, मिसाल 33, तो ये मैसेज आएगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तब आप देख सकते हैं कि क्या 33 को ऑन भी होना चाहिए था। अगर नहीं ऑन था तो फिर ये मैसेज आएगा। इस तरह आप पिंग कर सकते हैं वेबसाइट्स को भी, अगर आपकी फायरवॉल अलाउ करे। सॉरी, मेरी फायरवॉल यहाँ जो मेरे इस कंप्यूटर पे लगी है वो भी, और जो मेरा WBit का सर्वर है वो भी अलाउ कर रहा है ICMP के पैकेट्स। पिंग जो है वो ICMP एक ख़ास ट्रैफिक है, उसके पैकेट भेजता है और जवाब रिसीव करता है। एको रिक्वेस्ट करता है और जवाब में एको रिप्लाई आता है। तो ये मेरा, इसका मतलब ये है कि मैं इंटरनेट तक भी पहुंच रहा हूँ या पहुंच सकता हूँ। अच्छा, इससे एक और भी चीज़ जाहिर होती है कि मैंने नाम लिखा था, वो नाम खुद ब खुद IP में रिजॉल्व हो गया है। इसका मतलब मेरी नेम टू IP रेजोल्यूशन भी काम कर रही है, जो बहुत ज़रूरी है। वरना आप www.google.com लिखें या कोई भी वेबसाइट का एड्रेस लिखें और वो आपको कह दे जी अननोन, तो उसका मतलब ये नेम रेजोल्यूशन काम नहीं कर रही। ठीक है जी। तो बहरहाल पिंग का मेन मकसद था कनेक्टिविटी या रीचेबिलिटी चेक करना। रीचेबिलिटी वो चेक हो गई। अगली बात करते हैं डिग। डिग क्या है? डिग है नेम रेजोल्यूशन। यही वो मेन चीज़ है जो ब्राउजिंग में कभी कभी तकलीफ देती है। ISP वाले, टेक्निकल सपोर्ट वाले कहते हैं जी फलां को पिंग करके देखें। वो एक IP देते हैं अपनी ISP का, जी IP इस IP को पिंग करें। पिंग हो रहा होता है, वो कहते हैं जी पिंग तो हो रहा है, ठीक है जी गूगल खोलें, तो गूगल नहीं खुलता। गूगल ना खुलने की वजूहत इस सूरत में अमूमन ये होती है कि आपकी कनेक्टिविटी IP लेयर के ऊपर तो है अगले सर्वर तक, लेकिन आपका कंप्यूटर नाम नहीं रिजॉल्व कर पा रहा google.com। उसको रिजॉल्व चेक करने के लिए कमांड है डिग। पहले होती थी NSLOOKUP, जो लोग जानते होंगे NSLOOKUP। मैं लिखूं www.wbit.com, तो उसने बताया कि www.wbit.com का एड्रेस है ये IP एड्रेस और जवाब दिया है इस सर्वर ने।
मैं कहता हूँ जी google.com का पता बताओ तो उसने ये भी बता दिया मुझे google.com का ये एड्रेस है, आईपी एड्रेस। डिग भी यही काम करता है, डिग www.wbit.com। तो डिग जो है ज़रा ज़्यादा एलैबोरेटिव है और बेहतर है टूल इस्तेमाल करना। इसके आउटपुट के पढ़ने का तरीका ये कि आपने कहा कि डिग करके लाओ इस आईपी को, इस नाम को, इसको रिजॉल्व करो, यानी इसको आईपी में रिजॉल्व करो, इसको ट्रांसलेट करो। तो ये क्वेश्चन पहुंचा wbit.com का एड्रेस क्या है, ये सवाल डिग को मिला है। डिग ने इसका जवाब ढूंढा जैसे भी, और जवाब के सेक्शन में बताया कि wbit.com का एड्रेस है ये आईपी। इस डिग ने कहां से जवाब लेके दिया, वो सर्वर था 1.1 जिसका भी मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था। जो मेरा डीएसएल रूटर है वही सो कॉल्ड स्मॉल डीएनएस सर्वर भी है, वहां से जवाब आया है कि जी wbit.com का आईपी ये है। अब मेरे कंप्यूटर को कैसे पता चला कि इस सर्वर को राब्ता करना है, ये सबसे पहला सवाल ये तो ठीक है, डिग पता करके ले आया, इस सर्वर से जाके पूछा। इसने 1.9 से क्यों नहीं जाके पूछा, इसने कोई 4.8.6.3 से क्यों नहीं जाके पूछा मिसाल। उसकी वजह यह है कि मेरे कंप्यूटर में और हर कंप्यूटर में एक फाइल कॉन्फ़िगर्ड होती है जिसका नाम है etc resolve.conf। resolve.conf के अंदर ये इंफॉर्मेशन जब सिस्टम बूट होता है तो उसमें लिख दी जाती है कि भाई जी आपका नेम सर्वर ये होगा, प्राइमरी सेकेंडरी नेम सर्वर ये होगा। ये दो चीज़ें की लाइंस हैं देखने की, ज़रूरी लाइंस के। यहाँ पे नेम सर्वर डीएनएस की इंफॉर्मेशन है। विंडोज़ में ये होता है कि जब आप वो नेटवर्क की कार्ड की प्रॉपर्टीज़ लेते हैं उसमें टीसीपी आईपी सेट करते हैं तो उसमें होता है डीएनएस सर्च ऑर्डर, और आप प्राइमरी डीएनएस देते हैं और सेकेंडरी देते हैं, वही उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लफ्ज़ नेम सर्वर और आगे आईपी। ये वो डीएनएस के आईपीज़ हैं जिनको डिग और एनएस लुकअप जाके चेक करते हैं। आप देखें एनएस लुकअप भी इसी के पास से जवाब लेके आया है। ये देखें एनएस लुकअप wbit.com, तो वो सर्वर इसके पास गया है और इसी से जवाब लेके आया कि जी इसका एड्रेस ये है। डिग एक और भी काम करता है, अगर आपको आईपी पता हो किसी का तो आप उससे रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। डिग -x के जरिए आपको आईपी पता हो, मिसाल आप लिखें 76.74.237.16, तो वो आपको बताएगा कि जी मुझे सवाल दिया गया कि ये एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर। और ये देखें एड्रेस उल्टा लिख के लाया है, ये 76.74.237.16 इस तरह से लिखा हुआ है। 16 पहले है, फिर ये उल्टा लिखा हुआ है। इंटरनेट एड्रेस .arpa, ये रिवर्स आईपी एड्रेस की का सिंटैक्स है। तो बेसिकली ये कह ये रहा है कि आपने इसको सवाल दिया कि जी इस आईपी को लेके आओ कि कौन है, तो वो उस आईपी को पूछने गया और जवाब लाया कि ये जो आईपी है जो यहाँ उल्टे तरीके से लिखा है, ये पॉइंट कर रहा है, इट्स अ पॉइंटर टू wbit.com, और ये इंफॉर्मेशन इसको मिली इस सर्वर से जो यहाँ का लोकल मेरा डीएसएल का रूटर है। तो डिग जो है वो इस तरह से काम करता है। बहुत ज़रूरी है कि resolve.conf फाइल आपकी सही सेट हो, या उसमें कम से कम एक नेम सर्वर की एंट्री हो। वो कोई भी नेम सर्वर हो सकता है, लेकिन वो आईपी होगा, वो खुद एक नाम नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात हो गई कि आपने नेम रेजोल्यूशन देख ली। इसके बाद SSH है, SCP और SFTP है, वो ये कनेक्टिविटी के टूल्स हैं। ifconfig में मैं एक बात बताना आपको सिर्फ भूल गया कि ifconfig जो आईपी देखने की कमांड है, आईपी सेट भी करने की कमांड है, लेकिन आईपी सेट होता किधर है, किस फाइल में ये इन्फॉर्मेशन होती है। ये 5 इसको कहाँ से मिला, जब सिस्टम स्टार्ट हुआ तो इसको 5 कहाँ से मिला, वो इन्फॉर्मेशन है एक फाइल में etc sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स के अंदर ifconfig ethernet 0 एक फाइल होती है बेसिकली, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये चूंकि कंट्रोल हो रही है इस वक्त ग्राफिकल इंटरफेस से, इसलिए आपको ये मिलेगी इन्फॉर्मेशन यहाँ से,
ये जो आपका नेटवर्क कनेक्शन मैनेजर है। लेकिन कोई भी सर्वर अगर और होगा तो, या कोई भी और मशीन होगी जिसमें इस तरीके से आईपी कॉन्फ़िगर्ड होगा, तो वो इस फाइल में होगा। मैं आपको बहुत जल्दी से क्विकली दिखा देता हूँ कि अगर मैं अपने ही सर्वर पे कनेक्ट करूँ तो आईपी किधर स्टोर्ड होता है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है जीयूआई नहीं है। ये wbit का सर्वर है, इसमें जो आईपी लिखा हुआ है, मैं आपका IF कॉन्फ़िग की आउटपुट पहले दिखा दूं। ये देखें ईथरनेट 0 और इसका ये आईपी है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। etc sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर IF कॉन्फ़िग ईथरनेट 0 एक फाइल है। इसमें देखें लिखा हुआ है कि डिवाइस कौन सा है, ईथरनेट 0। ऑन बूट जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो यस ये इनेबल्ड होगा। बूट प्रोटोकॉल यानी बूटअप प्रोटोकॉल क्या होगा, स्टैटिक या DHCP। नन का मतलब भी तकरीबन स्टैटिक है, क्योंकि नीचे आईपी एड्रेस मैनुअली लिखा हुआ है कि ये आईपी और ये नेटवर्क मास्क होगा, और इस कंप्यूटर का गेटवे उस नेटवर्क के मुताबिक ये रूटर का एड्रेस है, और ये इस कंप्यूटर के मैक एड्रेस का इस कंप्यूटर के नेटवर्क कार्ड का मैक एड्रेस है। ठीक है, अगर ये आईपी किसी DHCP सर्वर से उठाएगा या जिसको कहते हैं ऑटोमेटिकली उठाएगा, तो यहाँ पे लफ्ज़ आ जाएगा DHCP। फिर ये नीचे आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं, इसको कमेंट कर सकते हैं, यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप ये ना समझे कि मैं अपने सर्वर को इस तरह से ख़राब कर दूंगा। escape quit without saving and that's all। तो ये तरीका था IF कॉन्फ़िग का। आपने 4 यूटिलिटीज़ देख ली बहुत तेज़ी से। IF कॉन्फ़िग से आईपी देख सकते हैं, रूट से या राउट से आप राउटिंग टेबल देख सकते हैं, और etc-resolve.conf जो है आपकी, इससे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए सर्वर से। etc-resolve.conf जो है उसके अंदर आपके नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और पिंग आपने देख लिया। टेस्टिंग के लिए बेसिक डायग्नोस्टिक टूल है पिंग। किसी भी आईपी को पिंग करके देख लें कि वो पिंग हो रहा है कि नहीं। एक और भी कमांड है ट्रेस राउट, ये भी ज़रूरी है, उसमें मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख देते हैं ट्रेस राउट। ट्रेस राउट जो है वो पूरा पाथ चेक करता है आपके कंप्यूटर से लेके और जिस कंप्यूटर को आप रीच करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको पहुंचना चाह रहा हूँ 192.168.1 तक, तो मेरा रूट जो है बड़ा सादा सा है। पहले ही हॉप पे मुझे मेरा रूटर मिल गया जो मिलना चाहिए था मुझे। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि ट्रेस रूट करो www.wbit.com तक तो ये मैक्सिमम 30 हॉप्स तक जाएगा। आइडियली उससे कहीं पहले इसको पहुंच जाना चाहिए। हो क्या रहा है, मेरे इस कंप्यूटर से जो यहाँ मेरा लैपटॉप है वो ये जो मेरा लैपटॉप है, कम ऑन, ये वहां से शुरू हुआ, इसको मैंने इसको ट्रेस राउट किया, उसने राउट शुरू किया 30 हॉप्स तक। पहले मेरा DSL रूटर मिला मुझे जो मेरे घर के अंदर ही है। वहाँ से नेक्स्ट हॉप इसको मिला सऊदी टेलीकॉम के जो भी नेक्स्ट रूटर है, वहाँ से हॉप मिलता हुआ सऊदी टेलीकॉम से ये इंटरनेशनल गेटवे तक चला गया। सऊदीया का है इंटरनेशनल गेटवे। इंटरनेशनल गेटवे से ये फिर आगे वल्लभ आलम, ये कौन सी जगह है, और फिर यानी इंटरनेशनल बैकबोन पे गालिबन ये चला गया है। और मुख्तलिफ रूटर से होता हुआ फ्रैंकफर्ट में है कहीं पे ये, फिर peer1.net। ये peer1.net जो है ये वो जगह है या वो डेटा सेंटर है या सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे wbit का सर्वर पड़ा हुआ है। उसके नेटवर्क में दाखिल हो गया, वहाँ से उसके अंदर मज़ीद चंद और हॉप्स के अंदर से होता हुआ वाशिंगटन से लॉस एंजल्स, और फिर वहाँ से वापस वाशिंगटन में आ गया है, फिर लॉस एंजल्स, फिर फलां जगह, फिर pier1 के कोर में जाके एंड सो ऑन। और आगे इसको रास्ता नहीं मिला। लेकिन आगे रास्ता ना मिलने का मतलब ये है कि आगे जितने हॉप्स थे
या रूटर अगले जितने मिले उन्होंने ट्रेस राउट की इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाने दी, रिक्वेस्ट नहीं आगे जाने दी। आप कह सकते हैं कि फायरवॉल्स ने ये इंफॉर्मेशन आगे जाने नहीं दी इसको। एनीवे, ट्रेस राउट से आप ट्रेस कर सकते हैं किसी भी जैसे मैं करूं ट्रेस राउट ptcl.net, ptcl.com है कि नेट है पता नहीं क्या है, .com.pk है मेरा ख्याल है, उस तक पहुंच सकते हैं हम कि नहीं। पाकिस्तान का टेलीकॉम नेटवर्क, ये देखें आप, सऊदी टेलीकॉम से निकल के इंटरनेशनल गेटवे सऊदीया का, और वहाँ से ये दाखिल हो गया pi.net, पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज, पाकिस्तान के नेटवर्क में कराची, और कराची से रावलपिंडी, और रावलपिंडी से आगे फिर ये कहीं पे पहुंच गया, और उससे आगे इसको नहीं मिला हॉप, ये भी रोक रहे हैं आगे से। एनीवे, तो इस तरह आप ट्रेस रूट कर सकते हैं कि आपका पैकेट कहाँ कहाँ से होके जा रहा है। ऑल राइट, अब टॉपिक्स रह गए SSH और SCP और SFTP वगैरह। ये भी फिर अब अगली वीडियो में सही, इसमें तो टाइम ख़त्म हो गया। ऑल राइट, उम्मीद है ये जो टूल्स हैं ये नेटवर्किंग के, ये आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह आपके कंप्यूटर की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने में।